हाँ, और ये तरीका आज एक बहुत ही भावनात्मक और गहरा दस्तावेज है। ये इकोज ऑफ ब्लड द जलियांवाला बाग मैसेकर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री का अंश है। इसकी भाषा आप देखेंगे किसी कविता जैसी है, जो हमें सीधे 13 अप्रैल 1919 के उस दिन में ले जाती है। आज हम इसी के जरिए उस ऐतिहासिक त्रासदी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ इस दस्तावेज के नजरिए से नहीं, बल्कि हम इसे इतिहास की सच्चाइयों और तथ्यों के साथ रखकर देखेंगे, ताकि उस दिन की पूरी तस्वीर साफ हो सके। हाँ, और ये तरीका जरूरी भी है, क्योंकि जहाँ ये दस्तावेज हमें उस दिन का दर्द, वो एहसास महसूस कराता है, वहीं ऐतिहासिक तथ्य हमें बताते हैं कि उस दर्द की जड़ें कहाँ थीं। इतिहास सिर्फ आंकड़े नहीं होता, और ना ही सिर्फ एहसास। दोनों मिलकर ही मुझे लगता है पूरी कहानी बनाते हैं। चलिए इस दस्तावेज की भावनात्मक गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि तथ्य उस कहानी को और कितना भयानक या साफ बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं माहौल से। दस्तावेज कहता है कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, लेकिन अमृतसर की गलियों में त्योहार की रौनक के साथ साथ एक तनाव और बेचैनी भी हवा में घुली हुई थी। अब सवाल ये उठता है कि ये तनाव था क्यों? बैसाखी तो खुशी का त्योहार है, फिर ये बेचैनी कहाँ से आई? ये तनाव बेवजह नहीं था। इसकी सीधी वजह थी हाल ही में लागू हुआ रॉलेट एक्ट। अंग्रेजी हुकूमत ने मार्च 1919 में ये कानून पास किया था, जो उन्हें किसी भी भारतीय पर सिर्फ शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का अधिकार देता था। अरे बाप रे! हाँ, इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का वो काला कानून कहा जा रहा था, और इसके खिलाफ पूरे देश में और खासकर पंजाब में जबरदस्त विरोध हो रहा था। अच्छा, तो ये उस बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था। और अमृतसर में इसे कौन लीड कर रहा था? अमृतसर में 2 बहुत लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। वो गांधी जी के सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर शांतिपूर्ण हड़तालें और प्रदर्शन कर रहे थे। तो हुआ ये कि उनकी लोकप्रियता से पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, वो घबरा गया। उसे लगा कि ये एक बड़ी बगावत की तैयारी है। इसी डर से उसने 9 अप्रैल को इन दोनों नेताओं को चुपचाप गिरफ्तार करवाकर शहर से बाहर भेज दिया। और जाहिर है इस खबर से लोग भड़क गए होंगे। बिल्कुल। अगले दिन 10 अप्रैल को हजारों लोगों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला, अपने नेताओं की रिहाई की मांग की, लेकिन उन पर गोलियां चला दी गईं, जिसमें कई लोग मारे गए। इसके बाद भीड़ का गुस्सा वो बेकाबू हो गया। उन्होंने कुछ सरकारी इमारतों और बैंकों में आग लगा दी और कुछ अंग्रेजों की भी हत्या कर दी। इसी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को संभालने के नाम पर शहर का कंट्रोल ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को सौंप दिया गया। डायर को? हाँ, माहौल पूरी तरह बारूद के ढेर पर बैठा था। समझ गया। तो ये थी वो बेचैनी और तनाव जिसका जिक्र दस्तावेज की शुरुआत में है। अब वापस जलियांवाला बाग पर आते हैं। दस्तावेज इसकी बनावट पर खास ध्यान देता है। ऊंची दीवारों से घिरा, संकीर्ण रास्तों वाला। ये डिटेल ये आगे होने वाली त्रासदी को और भी भयानक बना देता है। हाँ, ये बनावट ही तो उस जगह को एक जानलेवा जाल में बदल देती है। ये कोई खुला मैदान नहीं था ना, ये चारों तरफ से मकानों की दीवारों से घिरा था, और अंदर आने जाने के रास्ते भी बस कुछ तंग से थे। बिल्कुल। एक बार भीड़ अंदर चली गई तो बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। दस्तावेज में एक बहुत ही काव्यात्मक लाइन है, इतिहास अपनी सांस रोककर खड़ा था। ये सिर्फ एक साहित्यिक लाइन नहीं है, ये उस पल के भारीपन को दिखाती है, जैसे वक्त को भी अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों पर एक काले धब्बे की तरह दर्ज हो जाएगा। और उस बाग में कौन लोग थे? जब मैं ये दस्तावेज पढ़ रहा था तो एक बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया कि ये उन्हें सिर्फ भीड़ नहीं कहता, ये बताता है कि वहां हजारों निहत्थे लोग थे। कोई हथियार लेकर नहीं आया था। नहीं। लेखक ने एक बहुत मार्मिक चित्र खींचा है। लोग अपने बच्चों का हाथ थामे आए थे। कुछ आसपास के गांवों से बैसाखी के मेले में आए थे और बाग में सुस्ता रहे थे। और कुछ अपने नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए एक शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने आए थे। और यही इस त्रासदी का सबसे दुखद पहलू है। जनरल डायर ने शहर में सभा करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन बहुत से लोगों तक ये खबर पहुंची ही नहीं थी। अच्छा। खासकर वो लोग जो बाहर के गांव से मेला देखने आए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि ये मैदान जहां वो अपने परिवार के साथ कुछ पल बिताने आए हैं, कुछ ही देर में कब्रिस्तान बनने वाला है। दस्तावेज इस बात पर जोर देता है कि वे लोग आजादी की उम्मीद ले आए थे,
ये सिर्फ एक भीड़ नहीं थी, ये एक ऐसी जमात थी जिसके मन में एक बेहतर भविष्य का सपना था। और फिर वो पल आता है, दस्तावेज के शब्द हैं, अचानक बिना चेतावनी का एक भी शब्द। डायर अपनी फौज के साथ आता है, निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और गोलियों की पहली बौछार शुरू हो जाती है। ये शब्द अचानक बहुत महत्वपूर्ण है ना? हाँ, और ये दिखाता है कि लोगों को सोचने, समझने या भागने का मौका तक नहीं दिया गया। हाँ, और इसके बाद दस्तावेज की एक लाइन है जो इस पूरी घटना का सार बताती है। यह हुकूमत का आदेश नहीं, बल्कि सत्ता का घमंड बोल रहा था। ये बहुत जरूरी बात है। ये इस घटना को एक प्रशासनिक कार्रवाई से हटाकर एक व्यक्ति के क्रूर अहंकार के रूप में सामने रखती है। यह नीति का नहीं, बल्कि जनरल डायर के असीमित अधिकार और उसकी क्रूरता का नतीजा था। इस बारे में डायर का अपना क्या कहना था? मतलब क्या उसने कभी अपने इस फैसले को सही ठहराने की कोशिश की थी? बाद में जब इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया, तो डायर ने बिना किसी शर्म के स्वीकार किया कि उसका मकसद सिर्फ भीड़ को हटाना नहीं था। उसने कहा कि वो एक नैतिक सबक सिखाना चाहता था, ताकि पंजाब में विद्रोह की हिम्मत कोई दोबारा न कर सके। एक नैतिक सबक? हाँ, उसने ये भी माना कि अगर उसके बख्तरबंद वाहन उन तंग गलियों से अंदर जा पाते तो वो मशीन गनों का इस्तेमाल करता। क्या मतलब उसका इरादा शुरू से ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारने का था। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और उसका आदेश भी कुछ ऐसा ही था। दस्तावेज के मुताबिक उसने कहा, गोली चलाओ जब तक गोलियां खत्म ना हो जाएं। ये आदेश साफ करता है कि मकसद सिर्फ आतंक पैदा करना था। इसके बाद जो मंजर बयान किया गया है वो दिल दहला देता है। बच्चों की चीखें, माओं की पुकार, घायलों की सिसकियां। बिल्कुल। और उस कुएं का जिक्र ये इस त्रासदी का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है जी। गोलियों से बचने की कोई जगह नहीं थी। लोग दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवारें बहुत ऊंची थीं। तो जान बचाने की आखिरी कोशिश में सैकड़ों लोग बाघ के अंदर बने एक सूखे कुएं में कूदते गए, ये सोचकर कि शायद बच जाएंगे। हाँ, यही सोचकर। लेकिन एक के ऊपर एक गिरने से, दम घुटने और चोट लगने से सबकी मौत हो गई। वो कुआं एक सामूहिक कब्र बन गया। सोचकर ही सिरन होती है। कुआं जान बचाने की जगह नहीं, बल्कि मौत का एक और रूप बन गया था। अच्छा, गोलियों के बाद के असर पर दस्तावेज कहता है, गोलियां शरीर को नहीं, पूरे देश की आत्मा को चीर रही थीं। ये घटना सिर्फ कुछ लोगों की मौत नहीं थी, ये पूरे भारत के जमीर पर एक हमला था। हाँ, और यहीं पर आंकड़ों का फर्क सामने आता है, जो इस जख्म को और गहरा कर देता है। सरकारी ब्रिटिश रिपोर्ट यानी हंटर कमीशन की रिपोर्ट, उसके मुताबिक मरने वालों की संख्या 379 थी। बस 379? हाँ, ये एक बहुत ही ठंडी और क्या कहते हैं, प्रशासनिक संख्या है। लेकिन दस्तावेज का नजरिया है कि सच इससे कहीं ज्यादा बड़ा था। हजारों सपने वहीं दम तोड़ गए। लेकिन क्या सच में मरने वालों की संख्या सिर्फ 379 ही थी? क्या कोई और भी जांच हुई थी इस पर? हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी एक अलग जांच कमेटी बनाई थी, जिसमें मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे नेता शामिल थे। उनकी रिपोर्ट के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 के करीब थी। 1000? हाँ, और घायलों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा। आंकड़ों का ये विशाल अंतर दिखाता है कि ब्रिटिश हुकूमत किस हद तक सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही थी। वो इसे एक छोटी मोटी घटना बनाकर पेश करना चाहते थे। ये तो सीधे सीधे एक लीपापोती थी। इस घटना का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? दस्तावेज के अनुसार उस दिन भारत ने अंग्रेजी हुकूमत के नकाब को पहचान लिया। क्या ये सच में एक टर्निंग पॉइंट था? मानते थे कि ब्रिटिश न्याय प्रणाली पर भरोसा किया जा सकता है। अच्छा। उन्हें लगता था कि अगर हम अपनी बात सही तरीके से रखें तो हमें न्याय मिलेगा। जलियांवाला बाग ने उस भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ दिया। हुकूमत का वो चेहरा सामने आ गया जो न्याय और सभ्यता के नकाब के पीछे छिपा था। और क्या कोई बड़ी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई, जैसे किसी ने विरोध में कोई बड़ा कदम उठाया हो? सबसे बड़ी और तत्काल प्रतिक्रिया गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर की तरफ से आई। इस हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था, उसे लौटा दिया। उन्होंने अपनी उपाधि लौटा दी? हाँ, उन्होंने वाइसरॉय को एक चिट्ठी लिखी जो आज भी पढ़ी जाती है। उन्होंने लिखा कि मैं अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहती हूँ जो अपमान झेल रहे हैं और जिन्हें इंसान नहीं समझा जा रहा। ये एक बहुत बड़ा नैतिक बयान था जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। और गांधी जी पर इसका क्या असर हुआ? गांधी जी के लिए ये एक निर्णायक मोड़ था।
इस घटना ने उन्हें ब्रिटिश राज के एक सहयोगी से एक असहयोगी बना दिया। इसी के बाद उन्होंने 1920 में अपना पहला बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू किया। तो एक तरह से हाँ, एक तरह से जलियांवाला बाग की मिट्टी से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े आंदोलन की नींव रखी गई। दस्तावेज में एक लाइन है, हर गिरता हुआ इंसान भारत की आजादी का एक नया अध्याय लिख रहा था अपने खून से। ये बात ऐतिहासिक रूप से भी बिल्कुल सच साबित हुई। बिल्कुल। अंत में दस्तावेज हमें एक संदेश देता है। ये कहानी सिर्फ 1919 की नहीं है, ये याद रखने की, सवाल करने की और ये समझने की कहानी है कि आजादी की कीमत क्या होती है। ये हमें सिर्फ इतिहास देखने के लिए नहीं, बल्कि उन धड़कनों को सुनने के लिए कहता है जो आज भी जलियांवाला बाग की मिट्टी में दबी हुई हैं। और ये एक चेतावनी भी है। इसकी आखिरी पंक्ति शायद सबसे जरूरी है। जो इतिहास भूल जाता है वो इतिहास खुद को दोहराता है। जलियांवाला बाग को याद रखना सिर्फ शोक मनाना नहीं है, ये याद रखना है कि जब सत्ता को बिना किसी जवाबदेही के असीमित अधिकार मिल जाते हैं और जब वो अपने ही नागरिकों को दुश्मन समझने लगती है, तो इंसानियत कैसे कुचली जाती है। ये हमें अपने अधिकारों और सत्ता की जवाबदेही के प्रति हमेशा सजग रहने की याद दिलाता है। और यही विचार हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 1919 में क्या हुआ था। सवाल ये है कि उस मिट्टी से मिले सबक को हम आज कैसे जिंदा रख सकते हैं। हमें अपने आज के समाज में उन ऊंची दीवारों और तंग रास्तों को पहचानना होगा जहां असम्मति या विरोध की आवाजों को फंसाकर खामोश करने का खतरा बना रहता है। शायद यही उस शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि हो।